This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः श्रावण शुद्ध दशमी दिनांक 17 अगस्त 2021 चरक सूत्र संविधान अध्याय 8 अपस्मार निदान शंखं चक्रं जलकान्दतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निवीरम् प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ते पूर्वं केवला रोगाः पश्चात् हेत्वर्थकारिणः उभयार्थकरा दृष्टाः तथैव एकार्थकारिणः। ते पूर्वं केवला रोगाः, यहाँ प्राथमिकः व्याधिः सः पूर्वं केवलः रोगः पश्चात् हेत्वर्थकारिणः ततोऽनन्तरं सः व्याधिः हेतोः यः अर्थः निदानस्वरूपः तत्कारिणः अर्थात् निदानार्थकरः अन्यस्य रोगस्य उत्पत्तिः सः करोति इति। उभयार्थकरा दृष्टाः, एते रोगाः उभयार्थकराः तथैव एकार्थकारिणः और दो एक ही अर्थ को करने वाले इस प्रकार के होते हैं। तो खुद उत्पन्न होता है, दूसरे को उत्पन्न भी करता है और इसलिए एकार्थकारी अथवा उभयार्थकारी इस प्रकार के बताया। तेजवरादया रक्तपित्तादि उत्पादात् पूर्वं केवला सन्तो रोगाः एव रुजाकर्तृत्वेन स्वयमेव प्रधाना इत्यर्थः। पश्चात् हेतुवत्कारिणः इति पश्चात् रक्तपित्ताद्युत्पन्नवादुत्पादकः भवति इत्यर्थः। अथ एवमपि रक्तपित्तादकं जनयित्वा जरादयो हेतुवत् अरोगरूपा भवन्ति न वा इति आह। और इस प्रकार के रक्तपित्तादि को निर्माण करने के बाद जरादि ये हेतु के समान रहते हैं, अरोग रूपा भवति। जैसे हेतु निकल जाते हैं वैसे ये रोग नहीं रहता है। न वा इति आह उभय इत्यादि। उभयार्थकरा इति हेत्वर्थं रक्तपित्तादि जनन रूपं रोगार्थं च पीडालक्षणं कुर्वन्ति न व्याध्यन्तर जनन मात्रं कृत्वा निवर्तन्ते इत्यर्थः। तो उपद्रव निर्माण करना और सुख के लक्षण भी दिखाते रहता हूँ, ये दोनों ये करते रहती, इसलिए उभयार्थकर इस प्रकार का कार्य है। प्रकारान्तरमाह तथैव एकार्थकारिणः इति एकस्य हेतोः अर्थं कुर्वन्ति इति एकार्थकारिणः। कदाचित पहला रोग जो है वह निवृत्त हो जाता है और फिर भी हेतुत्व उसका जो है वो रहता ही है।
तो इसमें प्रधान रोग क्या है उसको समझना और उस रोग को दूर करना या उस रोग को ठीक करना ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाए। अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ का जो तंत्र आधुनिक वैद्य में विकसित हुआ है उसके जरिए सभी रोगों का सिम्टोमेटिक रिलीफ आइदर औषधों से या फिर टेक्नोलॉजी से सर्जरी करके इस प्रकार का पाया जाता है। तो रक्त प्रदर जैसी बीमारी है तो लोग मानते हैं कि एक बार यूटेरस निकाल दिया तो मामला ही खत्म हो गया, बाकी कुछ नहीं है। कैंसर हो गया है, उस अवयव को हम अगर निकाल देंगे, मानो कि किडनी का कैंसर है, किडनी निकाल देंगे, एक किडनी जो है ग्रस्त है वो निकाल देंगे। यूटेरस का कैंसर है, यूटेरस ओवरी सब निकाल देंगे और बस अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अवयव ही नहीं है तो रोग के रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा इस प्रकार से। एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करेगा या नहीं ये पता चल सकता है क्या किसी तरीके से। जनरली उपद्रव दिखाई देते हैं तो समझ जाता है कि ये उपद्रव है इस प्रकार। लेकिन शुरू की अवस्था में जब केवल पहला रोग है उसमें से ये आगे वाला रोग निर्माण होगा या नहीं होगा ये बहुत सारे भावों पर निर्भर रहेगा। और फिर अनुमान लगा सकते हैं या प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो जो बताया जाता है कि इसमें से ये रोग निर्माण होने की संभावना है। मेरे पास एक 13-14 बरस का लड़का था, उसको रिमेटिक फीवर हुआ था। मैंने रिमेटिक फीवर ऐसा तो डायग्नोसिस नहीं किया था, लेकिन पूरे शरीर के संधि जकड़ गए, तीव्र शूल था और बुखार भी तेज था, 102 था। तो मैंने लंघन पे मेनली रखा और मैं महासुदर्शन घनवटी वगैरह इस प्रकार की दवाइयां दे। 3-4 दिन लगे उसको, लेकिन पूरी तरीके से ठीक हो गया, ज्वर भी उतर गया और संधि भी अच्छे हो गए। फिर भी मुझे कार्डियक में मरमर महसूस हुई। तो मैं ये शुरू की प्रैक्टिस में था, प्रैक्टिस शुरू करने के बाद 1-2 बरस में हुआ, तो मैंने सोचा कि बेटर ऑप्शन है कि कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले ले। तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट के पास पूछा, पूना के जाने माने काटदरे करके कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि इन्वेस्टिगेशंस क्या की है। तो हमने कहा इन्वेस्टिगेशंस तो कुछ भी नहीं की, क्योंकि क्या बुखार और ये तो संधि के लक्षण थे। और दोनों ठीक हो गए। अभी मुझे कार्डियक मरमर महसूस हुई, इसलिए मैंने उनके पास भेजा। तो बड़े आश्चर्यचकित थे, ऐसा कैसा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लिख दी, एसोटाइकर, उसकी वैल्यू 400 आई। हाँ। तो मैं मानता हूँ कि उसकी नॉर्मल वैल्यू 200 तक है, 400 आई तो इसका मतलब अगर हम एक्यूट कंडीशन में ये करवाते तो 600-800 ऐसी कुछ होती। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हार्ट पे प्रॉब्लम हो गई है और उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो घर वाले जो थे वो मेरे पक्के विश्वास के थे, तो मेरे पास वापस आए। हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है, लेकिन कार्डियक प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैंने उनके पास भेजा। तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, मैं ट्रीटमेंट करूंगा। मेरी ट्रीटमेंट चलती रही। हाँ। वो कार्डदरे को भी दिखाते रहे हर 3 महीने 4 महीने के बाद। वो बार बार पूछते थे तुम और कुछ दवा ले रहे हो क्या, आज और कुछ दवा ले रहे हो। इन्होंने साफ बता दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी जो दवा है वही ले रहे हैं इस प्रकार से। 1 बरस के बाद कार्डनर ने कह दिया कि इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया है। अब जब उनके मुंह से ये आया तो इनकी संतुष्टि हो गई, माता पिता की।
फिर हाँ, वो फैमिली इस प्रकार के रहे, वो बाद में वो अमेरिका में चला गया और उसको वहाँ पे एस्ट्रोसाइटोमा हुआ, ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट। उसकी सर्जरी हुई, उसका रेडिएशन हुआ और ये दोहराता रहता है। फिर वो मेरे पास आया, हमारी ट्रीटमेंट चली, आगे उसको कोई दिक्कत नहीं है, रिकरेंस नहीं हुआ उसको इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें से ये आमवात उसको कहेंगे या क्या कहेंगे, आमवात और रोमैटिक फीवर में फर्क है वास्तव में। और वहाँ आरए फैक्टर करवाया जाता है, यहाँ एसो टाइटर करवाया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता नहीं था, नाम भी पता नहीं था, तो इसके जरिए वो पता चल गया कि अरे इस प्रकार का रोमैटिक फीवर है तो एसो टाइटर करना है इसमें। और कई दफा ऐसा होता है कि पहले बुखार आता है, आमवात जैसे लक्षण बाद में दिखते हैं, लेकिन पहले बुखार आता है और संधि संधि जो है उसमें दर्द या सूजन वगैरह आ जाती है, और फिर बाद में रोमैटिक फीवर करके डायग्नोसिस होके हार्ट पर अगर उसका बुरा असर हो गया तो पेनिसिलिन देते रहते हैं 12 लाख यूनिट पेनिसिलिन, पेनेडोरा। ये इंजेक्शन हर 3 हफ्ते 1 महीने में देते हैं। ऐसे मेरे पास काफी मरीज है कि जो ये पेनिसिलिन की तकलीफ नहीं थी कुछ, लेकिन डॉक्टर का कहना था पेनिसिलिन चालू ही रखना है। तो फिर बाद में हमारी ट्रीटमेंट शुरू करके धीरे धीरे पेनिसिलिन को बंद करवा दिया, और फिर भी पेशेंट अच्छे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ एक संधि का ज्वर कर है करके है, संधिपात, संधि का संधिपात। तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था क्योंकि उसका जो काढ़ा है उसमें काफी बहुत द्रव्य है, लेकिन लक्ष्मी नारायण, मास, योगराज गुरु, सुवर्ण सूत्रशेखर, इन्हीं दवाइयों से ये सभी ठीक हो गए, बाकी कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो किस रोग का उपद्रव निर्माण होगा ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। मैंने डायबिटिक एसोसिएशन में यहाँ कोशिश की थी और उनको मैंने बोला था कि हम दवाइयाँ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे डायबिटिक क्लब है, तो जो मरीज आपके पास नियमित रूप से रक्त जांच करने के लिए आते हैं उनकी हम लाइफस्टाइल पूछेंगे और उसके बारे में सलाह देंगे कि आपको ये परहेज करना है, खास करके दही, ज्यादा पानी पीना, अचार, तीखा खाना और लाइफस्टाइल। इसके बारे में तो रोगियों को कुछ पता नहीं होता कि एलोपैथी उसके बारे में कोई बहस करती ही नहीं है। तो ये शिकार हो जाते हैं, कोई नेप्रोपैथी का होता है, कोई रेटिनोपैथी का होता है, कोई न्यूरोपैथी का होता है वगैरह। और हम उसको टाल सकेंगे ये कारण की सामग्री पर हम निश्चित कर पाएंगे कि ये नेप्रोपैथी की तरफ मुड़ेगा, ये रेटिनोपैथी की तरफ मुड़ेगा, ये जरूर बता सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन हुआ नहीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हमें आयुर्वेद से कुछ लेना देना है ही नहीं, डायबिटिक एसोसिएशन, और ना ही हम आपको एक्सपोजर देंगे इस प्रकार। मैंने बात छोड़ दी ये काफी 25-30 बरस पुरानी बात है, लेकिन अभी सोहन पाठक ने ये किया है औरंगाबाद में, और एलोपैथी के डॉक्टर उससे जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं। एक पैथोलॉजिकल लैब जो मेंबरशिप बन जाते हैं तो कंसेशन मिलता है इन्वेस्टिगेशंस में, वो मरीजों को फायदा होता है और लैब को भी उसका एक क्लाइंटेल फिक्स हो जाता है, तो ये दोनों के हिसाब से अच्छा है। इसमें अगर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये रेटिनोपैथी की तरफ मुड़ेगा, ये नेफ्रोपैथी की तरफ मुड़ेगा, तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें परहेज बता सकते हैं, और आगे चलकर चिकित्सा देनी है तो चिकित्सा भी दे सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि सूजन आने लगती है शरीर में, और अल्बुमिन ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+ इस प्रकार का बढ़ता जाता है। सूजन बढ़ती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायरेटिक शुरू कर देते हैं, उससे तुरंत शोथ का उपशम होता है, लेकिन प्यास बहुत लगती है,
उसको बताया नहीं जाता कि पानी कम पीना है, तो जितना चाहे उतना पानी पी लेता है, फिर सूजन बढ़ती है, फिर डायबिटिक्स का प्रयोग, फिर तात्कालिक उपशम, ये सिलसिला चलता ही रहता है। और फिर एक दिन वो क्रिएटिनिन, यूरिया देखना आरंभ करते हैं, या यूरिन एल्ब्यूमिन वगैरह देखना आरंभ करते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन प्रकार का देखना आरंभ करते हैं, और फिर बताते हैं देखो ये बहुत ही ज्यादा है, ईजीएफआर बहुत ही कम हो गया है। तो किडनी फेलियर में तुम जा रहे हो, अब डायलिसिस के सिवाय कोई चारा नहीं है, या तो आगे जाकर किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ। तो जब अल्बुमिन ट्रेस होता है, वहीं से हमें सजग होना है और परहेज के बारे में सोचना है, ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। तो बहुत सारे लोग किडनी फेलियर होने से बचेंगे। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण है। एक तो डायबिटीज के जरिए होता है, या हाइपरटेंशन के जरिए होता है। हाइपरटेंशन वाला ज्यादा बुरा है, और दोनों भी साथ में होते हैं, ये भी काफी मरीजों में देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो नेफ्रोपैथी की तरफ अगर जाने वाला है हाइपरटेंशन होने के बाद, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में पहले से ही कुछ करना पड़ेगा, तो उनको हम बचा सकते हैं। लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तो एलोपैथी में है ही नहीं, ये एक अहम मुद्दा। और दूसरी बात, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता, ना ही डॉक्टर्स प्रयास करना चाहते हैं, ना ही समाज पर प्रयास करना चाहता है। अगर होता है तो देखेंगे, यही बात होती रहती है। तो इन सभी के बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और मूलभूत दोषों को पूर्णतः लब्धवदश्चित व्याधि उपद्रवम्, उस रोग के जो मूलभूत दोष है, उनका अगर किसी तरीके से उपद्रवण हो जाए, उनको बल मिल जाए, तो वो उपद्रव करेगा। तो तन्मूल मूल एवं उपद्रव सोचने का, ये माधव निदान में हमने पढ़ा है इससे पहले। तन्मूलम व्याधे मूलम यद दोष रूपम मूलम तन्मूलम यस्य, वो उपद्रव इस प्रकार का कहा जाता है। तो इसमें अहम बात जो है वो संप्राप्ति किस दिशा में जा रही है, दूसरे रोग को निर्माण कर रही है क्या, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर उस अवस्था में अगर हमें पहले से पता चलता है, तो हम सजग हो सकते हैं, पथ्य परहेज के बारे में बता सकते हैं, औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हानि काफी मात्रा में कम हो जाती है। कैंसर में भी वही सिलसिला है कि मेटास्टेसिस कहाँ होगा, ये तो एलोपैथी को मालूम है। केमोथेरेपी चल रही है, तो न्यूरोकेम ये जो डेवलप हुआ है, उसके जरिए ब्रेन में मेटास्टेसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। अगर ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया तो केमोथेरेपी, रेडिएशन करेंगे, यही सोच है। न होने के लिए क्या करेंगे, ये तो नहीं है। तो इस प्रकार से कहाँ पे मेटास्टेसिस होने की संभावना है, इसके लिए मेटास्टेसिस होने की संभावना है, लिवर में जाने की संभावना है, लंग में जाने की संभावना है वगैरह, ये जो बातें हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए उसके दृष्टि से कुछ करना है। अभी मैं तो कर रहा हूँ कि ब्रेन में मेटास्टेसिस होने की संभावना है, केमोथेरेपी चल रही है, तो नस्य जरूर बताना है लोगों को, पंचगव्य का नस्य बताता हूँ, ताकि हम उसको रोक सके वहां से जाने के लिए, इस प्रकार वहां जाने के लिए। तो कुछ अनुभवों के आधार पर, कुछ इस प्रकार के बुद्धि के आधार पर, ये यहाँ जाने की संभावना है, ये उपद्रव निर्माण होने की संभावना है, तो उसको किस किस प्रकार से रोकेंगे, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये उसके बारे में सही है। और जब ये पहला डिसीज निकल जाता है, उसका कुछ नहीं रहता, तब ये जानना मुश्किल होता है, खास करके जब सर्जरीज होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन से इसलिए गॉल ब्लैडर निकाल दिया,
किडनी का फंक्शन अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए किडनी को निकाल दिया, यूटेरस को निकाल दिया, ओवरीज को निकाल दिया। ये इस प्रकार का सिलसिला अभी तो कॉमन है। और वहां रोग क्यों हुआ ये देखते ही नहीं है। यूटेरस में अगर रोग हुआ या ओवरीज में हुआ वगैरह वगैरह, ये सभी जो बातें हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है इस प्रकार से। अभी फिलहाल एक मरीज आया था, औरत थी कि उसको 2003 में सर्विक्स का कैंसर हुआ, यूटेरस निकाल दिया। 2019 में फिर से वजाइनल डिस्चार्ज हुआ, तो एक सर्जन के पास गए, उसने वजाइनेक्टमी की। और वजाइनेक्टमी का जो हिस्टोपैथ हुआ उसमें पता चला कि मैलिग्नेंसी है ही नहीं, सिर्फ इन्फ्लेमेशन था। अब ये बात ऐसी है कि उस डॉक्टर सर्जन ने अपना पैसा कमा लिया। अगर वहां एफएनएसी या बायोप्सी करते और पता करता कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, ये नहीं है, मैलिग्नेंसी नहीं है, तो वजाइनेक्टमी होने की कोई आवश्यकता इस प्रकार की नहीं होती इस समय में। अब फिर से उसको तकलीफ होने लगी, फिर से इन्वेस्टिगेशन हुई, मैलिग्नेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है, वेट एंड वॉच करो, इस प्रकार का बताया गया। अब 2003 में अगर हिस्टेक्टमी हुई है इस प्रकार से, तो 2021 में काफी लंबा समय इस प्रकार का हो गया। और जबकि उनकी उम्र 44-45 ऐसी कुछ थी जब ये हिस्टेक्टमी हुई इस प्रकार से। तो वहां पे कैंसर क्यों हुआ उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं। कैंसर हो गया, बस यूट्रस निकाल दिया, सर्विक्स का कैंसर था, सर्विक्स से यूट्रस निकाल दिया। अब वजाइना में कुछ दिख रहा है तो ठीक है, वजाइनेक्टमी करो। मैंने वजाइनेक्टमी पहली बार सुनी, आज तक कभी देखी नहीं थी कि वजाइनेक्टमी की जाती है इस प्रकार से। लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहता है और उसका कुछ आगे संबंध नहीं है ऐसा मानकर चलते हैं। ऑपरेशन कर दिया तो समस्या नष्ट हो गई, बंद हो गई, इस प्रकार से। तो ये सही नहीं है। इसलिए क्या क्या आगे हो सकता है इसके बारे में सोचकर शुरू से ही अगर हम उसके बारे में कुछ करेंगे और नया रोग उत्पन्न होने से रोकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो कहीं जगह ये पता लग चलता है कि ये रोग दूसरे रोग को निर्माण करने वाला है या कर सकता है, तो पहले से ही इसके बारे में सोचकर कुछ उपाय योजना करने में ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। कश्चित् हि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थं कुरुते कुछ। कि कभी कभी रोग दूसरे रोग को निर्माण करके हेतु उसका बन के प्रशाम्यति शांत हो जाता है। न प्रशाम्यति चाप्यन्यो, हाँ, और दूसरा शांत नहीं होता हेत्वर्थं कुरुते कुछ। और हेतु का जो कार्य है, मतलब है दूसरे रोग को निर्माण करना, वो करता है। एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स, सिर्फ एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स नहीं, माल प्रैक्टिसेस सभी जगह है। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका मूल कारण कमर्शियलाइजेशन है। विद्या विक्रय हो गई, ये सबसे बड़ी आफत है। पुराने जमाने में गुरु से विद्या पाई जाती थी और गुरु दक्षिणा देते थे अपने क्षमता के अनुसार, हम अपने इच्छा के अनुसार, और गुरु भी उससे संतुष्ट रहते थे। अभी भी मेरा मानना है कि ये सिस्टम फिर से वापस आनी चाहिए गुरुकुल की, जैसे हमने हमारे गुरुकुल में किया।
कि हम सिर्फ रहने के और खाने के पैसे जो है वो छात्रों से ले लेंगे, लेकिन अध्ययन के लिए कुछ भी पैसे नहीं ले लेंगे, या फिर आने जाने का खर्चा भी वैद्य को खुद को उठाना है, और 3 दिन अपनी प्रैक्टिस बंद करके वहां पे जाकर सिखाना है। इस प्रकार से शुरू में लोगों को लगा कि लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है। गोरखपुर सर के सभी छात्र है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं आई। और एक कोर टीम है जो अध्यापक जाते रहते हैं इस प्रकार से, और नए नए भी जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। और किसी के मन में इसके बारे में कोई अभिलाष नहीं है कि अरे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे खुद 3 दिन वहां पे व्यतीत करने हैं और ध्यान देना है, पैसे मिलने का कोई सवाल नहीं है इस प्रकार से। तो ये कमर्शियलाइजेशन जो हुआ, विद्या विक्रय बन गई, ये सबसे बड़ा दुख है। भारतीय विद्यापीठ का एक किस्सा मैंने सुना था एमबीबीएस के बारे में, काफी पुराना है। तो 80 लाख रुपए डोनेशन था उसके लिए, सीट, एमबीबीएस की सीट के लिए। तो एक कैश लेके आया बिहार से, और रास्ते में उसको लूटा गया। कैसे पता चला क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन पैसे सब गायब हो गए। अब इसने आकर यहाँ पे बता दिया कि मैं पैसे तो लेके आया था, निकला था, लेकिन लूटा गया, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ ने उन्होंने बता दिया कि ऐसे है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसने बोला कि अगर मैं फिर से लाके दे दूं तो चलेगा क्या, आप रुक सकते हैं 3-4 दिन? तो बोले हाँ ठीक है, रुक सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस गया और फिर वापस 80 लाख रुपए लेके आया, और फिर उसके एडमिशन हो गई, और किसी न किसी तरीके से वो 7-8 बरस में एमबीबीएस हो गए। होने के बाद एक मध्यस्थ ने इसके लिए काम किया था, तो उसकी शादी तय हुई, तो उसने मध्यस्थ को विमान का टिकट भेजा शादी में शामिल होने के लिए। मध्यस्थ भी गया। वो गने जाने के बाद उसने पिता से बात कर रहा था उससे, तो उसको पूछा कि अभी क्या करना है आगे। तो पिता ने क्या क्या करना है, इतना बड़ा कारोबार है कारोबार देखेगा, ज्यादा से ज्यादा इसने एमबीबीएस पूरा किया है तो अस्पताल खुलवाएगा और उसका कारोबार देखेगा। मेडिकल प्रैक्टिस का तो संबंध ही नहीं है। तो इसने कहा लेकिन आपने 1,60,00,000 1,60,00,000 इतना खर्चा किया है उसके ऊपर, उसका क्या करेंगे? तो बोला वो तो कभी वसूल हो गया दहेज में, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे कई ज्यादा दहेज में वसूल हो गया। अब अगर इस प्रकार की मानसिकता है, सुश्रुत मतलब इस प्रकार की अगर मानसिकता है तो क्या शिक्षा मिलेगी, कैसे डॉक्टर्स बनेंगे और क्या करेंगे समाज में आकर? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विद्या विक्रय हो गई, ये बहुत ही बुरी बात है। विद्या का अर्जन ही होना चाहिए, और सभी को विद्या पाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये कृष्ण और सांदीपनी और उसके साथ में ये जो सुदामा वगैरह प्रेमिया, इस प्रकार के छात्र थे उनके साथ। तो ये काफी गरीब थे, कृष्ण तो अमीर था, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब सुदामा ने कृष्ण को मिलने की इच्छा रखी और फिर कृष्ण के पास गया, और उसकी पत्नी ने सिर्फ पोहा और दही ये दिया था उसको मित्र के लिए देने के लिए, उससे भी कृष्ण संतुष्ट हुआ और उसको बहुत सारा धन दिया। तो ये जो सामाजिक एकता उस जमाने में थी,
उच्च नीच इस प्रकार का भाव नहीं था, मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो इस प्रकार का भाव नहीं था। यही सिलसिला होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है वो बहुत उल्टी है। राजकारण भी जातिवाद को बढ़ावा इस प्रकार का दे रहा है, और श्रीमंत या अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक वैषम्य बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रकार का है। तो इन सभी से छुटकारा होना वास्तव में जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अपने अपने अपेक्षा अपने अपने क्षमता के अनुसार गुरु दक्षिणा दे दे, ये भी ठीक है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैंने कर्नाटक में एक उदाहरण सुना है कि जो गुरुकुल पद्धति से गुरु दक्षिणा पर स्कूल चलता है, टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई, छात्र अपनी अपेक्षा और सामर्थ्य के अनुसार हर महीना देते हैं और फिर उसमें से बंटवारा होता है। इसमें एक अहम मुद्दा ये है कि अध्यापकों का परीक्षण हर महीना होता रहता है, और जो अध्यापक अच्छा नहीं हो वो टिक नहीं पाता क्योंकि उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात है, जो अमीर है वो ज्यादा पैसा देते हैं, जो गरीब है वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा देते हैं, फिर भी अध्यापकों को ज्यादा ही मिलता है। जो रेगुलर तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा ही मिलता है। तो ये सिस्टम अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा, तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और किसी के लिए बोझ नहीं होगा इस प्रकार की। अभी एजुकेशन लोन की सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ये लोन है, उसका कुछ ब्याज है, ये सभी चीजें हैं। पुराने जमाने में लोग मधुकरी मांगते हुए शिक्षा अर्जन करते थे, विद्या का ग्रहण करते थे। तो निम्न स्तर के थे, आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, फिर भी समाज का एक उत्तरदायित्व था कि इस प्रकार से माधुकरी मांगकर या वार लावून जेवणे, ये एक पद्धति। आज एक परिवार में, कल दूसरे परिवार में, परसों तीसरे परिवार में, ऐसे 7 दिन अलग अलग बंटवारा होता था और लोग छात्र जो है वहां जाकर खाना खाते थे वगैरह इस प्रकार से। तो ये सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि चाणक्य के अनुसार ये उभरती हुई नई पीढ़ी यही राष्ट्र को बढ़ावा देती है, और इसमें शिक्षक का योगदान, अध्यापक का योगदान सबसे बड़ा है। तो शिक्षक ये बैकबोन है राष्ट्र का, किसी भी राष्ट्र का। और अभी हमारी स्थिति क्या है भारत की, शिक्षक शिक्षण सेवक बना दिया उसको, और पढ़ाने के बजाय इतने सारे काम लगा दिए, और वो झील भी नहीं है शिक्षकों में भी नहीं है कि ये मुझे इस तरीके से करना है, मुझे पढ़ाना है, ये एक नोबल प्रोफेशन इस प्रकार का है। तो इसमें आमूलाग्र परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, और नई शिक्षा पद्धति में ये होना चाहिए वास्तव में। मालूम नहीं राजकीय इच्छा शक्ति कितनी रहती है और लोगों का सहयोग कितना मिलता है इस प्रकार से। नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं कि जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्र सिखाए जाते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर की स्कूल्स है, या स्वामीनारायण टेम्पल का जो ट्रस्ट है उसके स्कूल्स है, लेकिन वहां फीस भारी है, 1 लाख से फी होती है। अभी सभी प्राइवेट स्कूल्स में भी नर्सरी से लेकर 80,000, 1 लाख इस प्रकार की फी है एक बरस के लिए। तो ये सिर्फ अमीर ही कर सकते हैं, गरीब आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता इस प्रकार से।
तो अगर शिक्षा में आमूलाग्र परिवर्तन इस प्रकार का होगा तो राष्ट्र अच्छा बनेगा, संपन्न बनेगा इस प्रकार से। और ये ब्रेन ड्रेन वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो कभी कभी रोग दूसरे रोग को निर्माण करता है और उसका प्रशम हो जाता है खुद का, और न प्रशाम्यते चाप्यन्यम, कभी वो दूसरों को निर्माण करते खुद खत्म नहीं होता। हितवर्धन पूर्ते उसके जो है वो हाइपरटेंशन भी चालू है, किडनी फेलियर भी चालू है। ये सिलसिला बहुत सारे लोगों में दिखता है। हाइपरटेंशन की दवा चलती रहती है, उसमें कुछ दवाइयां ऐसी है जो किडनी फेलियर का निर्माण करती है और हमें पता ही नहीं लगता कि ये दवा चल रही है इस प्रकार से, और इसलिए ये किडनी फंक्शन हैम्पर हो रहा है। तो अभी इन सभी के बारे में सोचना अनिवार्य हो गया है कि कौन सी दवाइयां चालू है, और अभी के स्थिति के लिए दवा कुछ हद तक कारण है क्या। अगर वो है तो दवाओं को हटाना, उन दवाओं को हटाना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। और खास करके हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, और हम बहुत सारे वैद्य कहते हैं कि हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से सोचते रहेंगे, अपने तरीके से दवाइयां देते रहेंगे। लेकिन एलोपैथी की दवाई बंद करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, एक अहम मुद्दा होता है। और अगर हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो ये मुश्किल बात हो जाती है। कैंसर की कुछ दवाइयां ऐसी है कि जो सुइसाइडल टेंडेंसी निर्माण करती है, खासकर के लिवर कैंसर में दी जाने वाली इस प्रकार की जो दवाइयां हैं। तो अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि इस प्रकार का असर दिखाती है, तो उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए हम कैसे सोचेंगे। मरीज या उसके रिश्तेदार भी नहीं चाहते कि उनको बंद करें, क्योंकि वो समझते हैं वही ठीक करने वाली दवा है। हमारी दवा एडजुवेंट है, उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमारी दवा ले ले, इस प्रकार की मानसिकता। कैंसर को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद की दवा नहीं। तो सिस्टम बोले तो ओनली एलोपैथी इज द सिस्टम, मेडिकल सिस्टम। बाकी सभी के बारे में संदेह है, और दुर्दैव से ये बात आयुर्वेद के छात्रों में भी है। बीएमएस होकर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जिनको पता ही नहीं है कि आयुर्वेद कई गुना बेहतर शास्त्र है एलोपैथी से। इतना मुलगा में विचार सिर्फ आयुर्वेद में ही है, एलोपैथी में तो बहुत ऊपर ऊपर का इस प्रकार का विचार है। तो जब ये परिस्थिति बदलेगी, हम रियली समझेंगे कि क्या है ये सब, तो समाज बच सकेगा। प्रिवेंशन के एस्पेक्ट के लिए हम प्रयास कर सकेंगे। तो यहाँ रोग ही दूसरे रोग का कारण है ऐसा नहीं है, उसके लिए दी जाने वाली दवाइयां भी दूसरे रोग का कारण इस प्रकार का। और एक मैंने एक मरीज देखा था, उधर जातो तक था, और मास्टर गायनेशिया हो गया था, स्तन की वृद्धि हो गई थी। तो मैंने कहा कि आप डॉक्टर से पूछ लेना कि इनकी दवा का ये इफेक्ट है। तो उन्होंने पूछ लिया, तो उन्होंने बता दिया, हाँ आपका कहना सही है, ये साइड इफेक्ट है दवा का। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो दवा बदल डालो, दूसरी कोई दवा ले लो। फिर से डॉक्टर से पूछा, वो बोला नहीं नहीं, ये तो बंद नहीं कर सकते, ये आपको सहना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थिति में इस साइड इफेक्ट्स को झेल लेंगे, लेकिन दवाइयां कम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके सिवाय कोई चारा ही नहीं है, ये मंतव्य है। बहुत सारे मरीजों में मैंने खाना खाने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, रीजंस बिहाइंड ईटिंग फूड, इस प्रकार से एक आर्टिकल भी लिखा था, और ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो एलोपैथी की दवा लेनी है इसलिए खाना खाना है,
एक अहम मुद्दा है। एनालिसिक की बात हो, एंटीबायोटिक्स की बात हो या स्टीरॉइड्स की बात हो, बगैर खाना खाए अगर दवाइयाँ लेते हैं तो उससे पित्त बढ़ता है, तकलीफ होती है, इसलिए खाना खाते हैं। और दवा नहीं लेंगे तो रोग पर काबू नहीं पाएंगे, इसलिए दवा तो आवश्यक है। अब भूख है या नहीं है उसका कोई सवाल नहीं है, दवा लेनी है इसलिए मुझे खाना खाना है। और फिर वो मेरे लिए एक अच्छा भी है क्योंकि खाना खाने के लिए एक वजह मिल जाती है इस प्रकार से। और ये काफी लोग हैं और ये बताते रहते हैं कि ब्रेकफास्ट करो, पहले दिन का अजीर्ण है फिर भी ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि तुम्हें इंसुलिन देना है या दवा लेनी है डायबिटीज की, और खाली पेट लेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया होने की संभावना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो फिर लोगों को ये निमित्त मिल जाता है, कारण मिल जाता है कि अरे मुझे दवा लेनी है, मुझे खाना खाना है, इस प्रकार से उससे अजीर्ण बनता रहता है और संप्राप्ति चालू ही रहती है। संप्राप्ति ब्रेक होगी ही कैसी? पूर्व धातु अगर अपाचित है और उसमें नया धातु मिलता रहे इस प्रकार से, तो सर्वानेव दोषांतरकोपैत्याशु सूचिका अलग विलंबित होता है, तो अलग अलग सूचिका इस प्रकार के होते हैं, अलग चीज है। लेकिन ये इस प्रकार का अजीर्ण संचित होते जाता रहता है बरसों बरसों तक। और जब हम ये बंद करवाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, वो स्किप करो और ब्रंच करो, उस समय तक प्रायः भूख लग जाती है, तो ठीक है, तो उस समय दवा ले लो। वो बात उनके मन में बैठती नहीं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने तो कहा है कि ब्रेकफास्ट जरूरी है, इसका 3 दफा खाना, 4 दफा खाना आवश्यक है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सब गलत सहमियां, मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया, वही उसी को ट्रीटमेंट कहा गया। वास्तव में ट्रीटमेंट एक व्यापक है और उसका एक अंग मेडिसिन है। परहेज ट्रीटमेंट का एक अहम अंग है, संक्षेपतः क्रिया योग निदान। लेकिन इन सभी बातों को अनदेखा किया जाता है और सिर्फ जो प्रयास चलता रहता है वो दवाइयां लेना, उसी से रोग के ऊपर काबू पाएंगे, नहीं तो रोग के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। तो ये जो मानसिकता है ये बदलनी चाहिए। किशोर काका ने एक बार कहा था कि मेडिसिन को इमरजेंसी में डाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। अब इस मानसिकता को तो चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, या अत्यावश्यक चीजों में डाल दिया। अन्न हमारे लिए अत्यावश्यक है, उसमें कोई संदेह नहीं। पानी हमारे लिए अत्यावश्यक है, उसके लिए संदेह नहीं। लेकिन दवा भी अत्यावश्यक है, ये जो बताया गया और सभी ने मान लिया, हाँ बराबर, दवाई नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे इस प्रकार से, तो दवा अत्यावश्यक ही है इस प्रकार से। तो ये मानसिकता हमें चेंज करनी है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हमारी खुद की मानसिकता पहले बदलनी चाहिए, ये अहम मुद्दा है। फिर हम लोगों की बदलने के लिए कोशिश करें। तो किसी भी समस्या के लिए मूल रूप में जाकर उसके कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना, यही उसका है। वो छोड़कर केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहेंगे तो यह मूल रूप से चिकित्सा है ही नहीं, और आधुनिक वैद्य वैद्य कहने के लायक ही नहीं है इस दृष्टि से देखा जाए। लेकिन हमारे मन में तो वही वैद्यक है और उसकी दृष्टि से आयुर्वेद होम्योपैथी को देखना है। तो जब तक ये अच्छी भली भांति हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये मुश्किल आपकी रहे। तो रोग अपने आप शांत हो जाता है या फिर न प्रशांति चाप्यन हेत्वर्थम पूर्ते पीछे एवं कृच्छत्रमानृणाम दृश्यन्ते व्याधि संकराः प्रयोगा परिशुद्धत्वा तथा चान्योन्य संबंध। इस प्रकार के करने से कुछ
इस प्रकार की व्याधि संकर दिखाई देती है। ये एलोपैथी में भी मान लेते हैं। अगर हम एलोपैथी का डिस्चार्ज कार्ड देखेंगे एंड ऑन एडमिशन जो फॉर्म भरवाते हैं वो देखेंगे तो नॉन डायबिटिक फॉर सो मेनी इयर्स, नॉन हाइपरटेंसिव फॉर सो मेनी इयर्स, यहाँ से आरंभ करते हैं। फिर फिलहाल क्या हुआ, स्ट्रोक हो गया या किडनी फेलियर हो गया, जो भी है उस प्रकार। और फिर करते क्या है कि हर एक के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। डायबिटीज के लिए डायबिटीज का स्पेशलिस्ट आएगा, हार्ट कंडीशन तो हार्ट का स्पेशलिस्ट आएगा, किडनी का है तो किडनी का स्पेशलिस्ट आएगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो अपने अपने तरीके से दवाइयां लिख देते हैं और सभी दवाइयां चालू रहती हैं। इन सभी का एक साथ विचार करके कोई एक कॉमन दवा निकल सकती है क्या, सोच ही नहीं। इस प्रकार आयुर्वेद में तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि प्रमेह भी है और कुछ है, हृदरोग है, दोनों के हिसाब से कौन सी दवा काम करेगी शायद, और सिर्फ वही दवा प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। या उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन है या और कुछ तकलीफें, नींद नहीं आ रही है, तो केवल ये सिम्टोमेटिक देने के बजाय बेहतर ऑप्शन है सर्वांगीण दृष्टि से विचार करें और फिर उसके बारे में सोचे। For the treatment of one investigation, allopathic doctors prescribe antihelminthics like albendazole. Frequently nowadays, they are recommending deworming monthly, which was half yearly or yearly previously. It causes intestinal mucosa to lose its function partially. It may cause hyperacidity. How it will stop? There is a school program for deworming by allopathic medicines. We have better methods of prevention and treatment. लेकिन ये समझाइए कौन? अभी एक बीच में आया था वाटर बेल शाला में, हर 1 घंटे के बाद एक वाटर बेल रहेगी और सभी को अपने अपना जो पानी लाया है उसमें उससे से पानी पीना है, जबरदस्ती पीना है। अगर पानी की बोतल बच्चे के साथ में है, जब बच्चा प्यास लगती है तो पानी पीता है, तो बेटर ऑप्शन है। अब ये वाटर बेल का आ गया तो अरे नया है, नया फंडा है, चलो हम सभी करते हैं, मालूम नहीं कितना स्प्रेड हो और कब चालू है, इस प्रकार से। ये तो मूर्खता है, प्यास न होते हुए भी पानी पीना इस प्रकार से ये मूर्खता है। तो कम से कम ऐसी तो चीजें नहीं होनी है। तो डीवर्मिंग अगर करना है तो हमारे हिसाब में परहेज का महत्व काफी है। और जो चीजें एलोपैथी में नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि मीठा नहीं खाना है, वो तो ठीक है कुर्मी के हिसाब से, लेकिन दही मकुष्ठ ये भी कुर्मी के कारण है, उनको कौन टालेगा। और खास करके नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, इन सभी शालाओं में ये बड़ा माहौल इस प्रकार का है कि क्या खाना दिया जाता है। काफी नर्सरीज में वहीं पे खाना देते हैं, क्योंकि फिर वो डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, एक को एक खाना है, दूसरे को दूसरे खाना है, इस प्रकार का नहीं। और वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो मेरे पोते को एक दिन वो बटाटा भाजी खिलवाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे भी मैंने पूछा कि क्या खाया, अंकल बटाटा भाजी खिलवाई। शाला के हिसाब से तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बटाटा भाजी खिलवाने का, लेकिन हमारे हिसाब में तो दिक्कत है इसके लिए। अगर शाला को खुद को देना है, पैसे लेकर देना है खाना, तो रोटी सब्जी दाल चावल यही देना है ना। ये कहाँ का आया आज ढोकला दे दिया, कल और ये पूरी दे दी, इस प्रकार से। तो ये काफी बड़ी समस्याएं हैं और मेंटेलिटी चेंज करना ये बहुत मुश्किल इस प्रकार का काम है।
तो प्रयोगापरिशुद्धत्वात्, प्रयोग अपरिशुद्ध होने के कारण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे सूत्र आएगा प्रयोग शमेत व्याधि योन्यमन्यम उदीरे, इस प्रकार का एकमन्यम एकम योन्यम उदीरे, इस प्रकार का अक्षरक में और योन्यमन्यम उदीरे पढ़ते हैं। तो जो चिकित्सा प्रयोग एक व्याधि को शांत करके दूसरे को निर्माण कर रहा है, वो अपरिशुद्ध प्रयोग है, गलत प्रयोग, वो नहीं करना। लेकिन एलोपैथी में साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट दिस इज द ड्रग, दिस हैज दिस साइड इफेक्ट्स, और ये देना ही है। साइड इफेक्ट्स है तो भी यही देना है, यही ट्रीटमेंट है, केमोथेरेपी ही देनी है, रेडिएशन ही देना है, दूसरा कोई चारा नहीं है इस डिसीज के लिए। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। और फिर भी एलोपैथी मानती है कि वो काफी क्लियर है, जो साइड इफेक्ट्स है वो मालूम है, लिखे गए हैं, आपको पता होता है। लेकिन आयुर्वेद में इस प्रकार का स्टडी नहीं है। और फिर ये हेवी मेटल्स का प्रयोग करते रहते हैं, इससे ये हानि होती है, इस प्रकार से बता रहे। किडनी फेल हो जाती है। एक मरीज को मैंने देखा था, पुनर्वस में एडमिट था, कोई एलोपैथी का डॉक्टर आया था उसके रिश्ते में, और उसने कहा आयुर्वेद कर रहे हो, इसकी किडनी फेल हो गई है। बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ रिपोर्ट देखे, मरीज की परीक्षा करके उन्हें सीधा बता दिया इसकी किडनी फेल हो गई है, वे लोग आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस प्रकार से ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स कैसे कर सकते हैं? तो ये सोच समझकर बोलने की बात है कि अगर सीरियसली कुछ साइड इफेक्ट्स इस प्रकार के हैं, तो साइड इफेक्ट्स को कैसे टाले, किस प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो जिसके इस प्रकार के इफेक्ट नहीं होंगे। हमारे आयुर्वेद में तो इसके लिए काफी तरीके, ये हमारा सौभाग्य। एक तो सिलेक्शन के लिए काफी हमारे लिए द्रव्य उपलब्ध होंगे, ये नहीं तो पित्त का अनुबंध है क्या, तो ठीक है, कंटकारी मत इस्तेमाल करो, वासा इस्तेमाल करो। कफ के लिए कंटकारी प्रयोग करनी है, लेकिन पित्त का अनुबंध है तो कंटकारी मत करो, वासा करो, वो तो पित्त शामक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ चॉइसेस उपलब्ध है, अनुपान के रूप में भी चॉइसेस इस प्रकार से उपलब्ध है कि अगर करना ही है तो इस अनुपान से करो, इस काल में दे दो, तो उसके आधार पर भी हम अशुद्ध प्रयोग को रोक सकते हैं। और फिर आगे चलकर मात्रा कितनी देनी है, कब तक देना है, वगैरह वगैरह सारे सभी के बारे में हम सोच सकते हैं और काफी हद तक शुद्ध चिकित्सा कर सकते हैं। मैं कहूँगा 99% शुद्ध चिकित्सा हम कर सकते हैं। केवल संधिपात की बात ऐसी है कि वचने में एक दोषसी अगर करना पड़ा तो हमारी चिकित्सा शुद्ध चिकित्सा होगी, दोष या रोग बढ़ने की संभावना है। फिर भी हमारे यहाँ त्रिदोष शामक भी द्रव्य है, उनका ज्यादा प्रयोग करेंगे या कॉम्बिनेशंस बना के प्रयोग करेंगे, तो इसके जरिए हम साइड इफेक्ट्स को काफी हद तक रोक सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कैंसर के मरीज आते रहते हैं और उनके समय गोमूत्र बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो पूछते हैं कि गोमूत्र ले लूं क्या। तो अगर मैं समझता हूँ कि पित्त का अनुबंध है तो मैं बताता हूँ कि नहीं लेना है। लेकिन कई दफा मरीज अपने आप ले लेता है, उसको लगता है कि गोमूत्र से क्या होने वाला है, बाद में पूछेंगे तो पता चलता है कि उसने गोमूत्र पिया है और उसके जरिए बिगड़ गया इस प्रकार से। तो फिर बताना पड़ता है कि हर एक की अपनी अपनी ताकत है। गोमूत्र कफ और वात के लिए अच्छा है, लेकिन पित्त के लिए अच्छा नहीं है, उसको सर पे चढ़ा रखा है।
बहुत सारे लोगों ने, खास करके ये गव्य चिकित्सक जो है वो गौमूत्र को अद्भुत दवा इस प्रकार के मानते हैं, देसी दूध, गाय के दूध को नहीं मानते, वो अद्भुत दवा है वास्तव में। लेकिन जिससे ज्यादा होता है वो गौमूत्र के बारे में ज्यादा होता है, उसका अर्क निकाल के दे सकते हैं, ये भी उसमें अहमियत है जो दूध के बारे में पॉसिबल नहीं है, तो ताजा ही होना चाहिए इस प्रकार से। तो वो प्रयोग अपरिशुद्ध इस प्रकार का होने से तथा अन्योन्य संभवान, और एक से दूसरा व्याधि इस प्रकार का अगर निर्माण होता है तो उसको देखा नहीं जाता, अरे ये कारण है उसका। रक्त प्रदर था, ये हिस्टेरेक्टोमी कर दी, अब कुष्ठ हो गया, कुष्ठ का संबंध उस रक्त प्रदर से है, ये बात तो ध्यान में आने ही वाली नहीं, एलोपैथी पे तो कोई पॉसिबल चांस ही नहीं है। लेकिन वैद्यों के भी ध्यान में ये बात नहीं आई कि ये कारण है, और जो दोष प्रकोप हो रहा था वहां गर्भाशय और उसमें निकल रहा था, उसका मार्ग ही बंद हो गया, तो दूसरी कहीं जगह इरप्ट होगा, दूसरे किसी फॉर्म में इरप्ट हो गया इस प्रकार से। अम्ल पित्त और शीत पित्त ये कॉम्बिनेशन काफी देखा जाता है कि अम्ल पित्त को सप्रेस करते हैं, शीत पित्त उभरता है इस प्रकार। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और इस प्रकार से व्याधि संकर होते हैं, पहला भी व्याधि है, दूसरा भी व्याधि है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उपद्रव कैसे दोनों मौजूद है। जैसे मैंने हाइपरटेंशन और किडनी फेलियर दोनों मौजूद है, आमवात है और हृदरोग है, दोनों मौजूद है इस प्रकार से। तो उन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, और निदानार्थकर रोग भी हो सकते हैं, और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देने से मूल रोग मिटता नहीं है, किसी न किसी तरीके से फिर से उभर आता है। सीपी शुक्ला एक केस बार बार बता करते थे कि अर्श का ऑपरेशन हुआ और फिर कामला हुई, ठीक नहीं हो रही थी, अर्श कुठा रख देने के बाद वो शांत हो गई। तो अशुद्ध रक्त अगर संचित होता रहेगा तो उसके जरिए कामना होगी इस प्रकार से, और ग्रंथों में दिया है ये, तथा पूर्वते इस प्रकार का सूत्र है। मैंने 3-4 बार उनसे ये बात सुनी है, केस सुनी। तो अर्श है ऑपरेशन कर दिया, बस अब करने की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। और पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होनी है, ऐसी स्थिति है कि ऑपरेशन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है, तभी ऑपरेशन में जाना है। और जिनमें शस्त्रकर्म जरूरी है उसमें मेडिसिन जरूर दे सकते हैं, लेकिन जिसमें मेडिसिन देना है उसमें ऑपरेशन कभी नहीं करना है, सुश्रुत का कहना। दुर्दैव से उसके बारे में नहीं सोचा जाता, और एलोपैथी तो आज सर्जरी के जरिए राज कर रही है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ठीक है, रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इति शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि।